एपिसोड 2। आखिरकार तो मुझे मिल ही गई। जूही को अकेले छोड़कर रुद्र वापस शेखावत मैंशन लौट गया। जया जी उसका पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उनकी नज़र रुद्र पर पड़ी तो उन्होंने उससे पूछा, रूडी, तूने जूही को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया था ना? उसे रास्ते में अकेला छोड़ा तो नहीं था? जया जी की बात सुन रुद्र अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। उसका दिल अंदर से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे जूही की चिंता होने लगी थी। उसे डर था कि कहीं जूही को कुछ हो ना जाए। रुद्र की चुप्पी से ही जया जी समझ गई कि वो जूही को उसके घर तक छोड़कर नहीं आया ही नहीं है। जया जी ने रुद्र को अपने पास बुलाया और उससे बोली, बेटा, क्या तू मेरे फैसले से नाखुश है? क्या तुझे जूही पसंद नहीं है? जया जी की आवाज़ में ही साफ सुनाई पड़ रहा था कि उन्हें जूही कितनी पसंद है रुद्र के लिए, और ऐसे में अगर वो उससे शादी करने के लिए मना कर देगा तो जया जी को बहुत हर्ट होगा। इसलिए रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा नहीं है दादी, आपने मेरे लिए अगर जूही को चुना है तो कुछ सोचकर ही चुना होगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है जूही से शादी करने से। तो फिर तूने उसे उसके घर तक क्यों नहीं छोड़ा? क्या तुझे हमने ऐसे संस्कार दिए हैं कि एक लड़की को बीच सड़क पर अकेला छोड़ दे? जया जी ने पलटकर दूसरा सवाल किया तो रुद्र की बोलती एकदम बंद हो गई, और तभी उसे उसके मन में एक ख्याल सूझा। दादी, जूही ने कहा था कि वो अपने घर खुद चली जाएगी, इसलिए मैं नहीं गया उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए। रुद्र ने बड़ी ही सफाई से झूठ बोल दिया और सारा इल्ज़ाम जूही के सिर पर डाल दिया। ठीक है, कल जूही के घर चले जाना और उसे शॉपिंग करवाने के लिए लेके चले जाना। मुझे तेरा कोई बहाना नहीं सुनना है, जया जी रुद्र से बोली और फिर अपनी लठ के सहारे कमरे में चली गई। रुद्र शावर लेके वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि उसका फ़ोन काफ़ी देर से रिंग कर रहा था। जूही उसे कॉल कर रही थी। जूही का नाम फ्लैश होता देख रुद्र को चिंता होने लगी कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। रुद्र ने कॉल पिक किया तो कॉल की दूसरी तरफ से जूही की आवाज़ आई, तुम कितने बुरे बॉयफ्रेंड हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे नाराज़ हो गई, लेकिन तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मनाया तक नहीं, और एक अकेली लड़की को तुम ऐसे सुनसान रास्ते में कैसे छोड़कर चले गए? तुमने मुझे एक कॉल तक नहीं करी। जूही की नॉर्मल आवाज़ सुनकर रुद्र अपने मन में बोला, मुझे लगा था कि ये अब मेरा पीछा छोड़ देगी, लेकिन मैं गलत था। ये चुड़ैल मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है? जूही मायूस होकर बोली तो रुद्र ने उसे जवाब दिया, जूही, मैं थका हुआ हूँ, तो मैं सोने जा रहा हूँ। तुम भी सो जाओ, गुड नाइट। रुद्र फ़ोन रखने ही वाला था कि तभी जूही हड़बड़ाकर बोली, रुको रुको, मैंने तुम्हें पूछने के लिए फ़ोन किया है कि कल तुम मुझे कितने बजे लेने आओगे? जूही का सवाल सुन रुद्र अपने मन में बोला, इसका मतलब इस लड़की के अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तभी तो बेशर्मों की तरह कल शॉपिंग पर चलने के लिए कह रही है। बोलो ना, कल तुम मुझे लेने आ रहे हो ना? जूही काफ़ी इरिटेट होकर उससे बोली तो रुद्र ने जवाब दिया, बी रेडी ऑन टाइम, आई पिक यू फ्रॉम योर होम ओनली, नाउ गुड नाइट। इतना बोलकर रुद्र ने कॉल काट दी। पता नहीं दादी इतनी बड़ी आफत क्यों लेके आ रही हैं मेरी ज़िंदगी में। इस डाउन मार्केट लालची लड़की में ऐसा है क्या जो दादी को वो इतनी पसंद है? रुद्र खुद से बड़बड़ाया और यही सोचते हुए वो बेड पर जाकर लेट गया। अगला दिन के 12 बज रहे थे। रुद्र तैयार होकर जूही के घर गया उसे पिक करने के लिए। वो डोरबेल बजाने ही वाला था कि तभी उसे घर के अंदर से आवाज़ आई, मनहूस कहीं की, पैदा होते ही पहले अपना भाई खा गई, उसके बाद अपने माँ बाप को भी खा गई। पता नहीं कितना बड़ा पेट है तेरा बस चले तो तू एक दिन हम लोगों को भी खा जाए, ले मर। जूही की चाची सीमा ने कहा, उसकी प्लेट में पराठा पटकते हुए। सीमा जी जूही को रोज़ ही इस तरह सुना रही थी, क्योंकि वो जूही को फूटी आँख पसंद नहीं करती थी। जूही के चाचा ऋषि मेहरा को अपनी पत्नी का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं था अपनी भतीजी जूही के लिए, मगर मजबूरन उन्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ता था, नहीं तो सीमा जी उन्हें रोज़ धमकाती थी। वो अपने बच्चों को उनसे कहीं दूर लेके चली जाएंगी, बस इसलिए वो चुप रहते थे और जूही के लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे। तभी घर की डोरबेल बजी तो सीमा जी ने अपनी बेटी रागिनी को दरवाज़ा खोलने के लिए बोला। दरवाजे पर रुद्र खड़ा था। उसे देखते ही रागिनी के
होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो बोली, आओ ना रुद्र, बाहर क्यों खड़े हो? रुद्र ने अपनी बाईं भौं उचकाई और रागिनी से कहा, जूही से कहो कि मैं उसे लेने आया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, पहले तुम अंदर तो आओ, फिर चले जाना। जूही को लेके रागिनी रुद्र से जिद करने लगी, मगर वो अंदर नहीं आया और इतने में जूही वहाँ पर आ गई। मुस्कुराते हुए जूही रुद्र से बोली, तुम आ गए, तुम यहीं रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। 5 मिनट बाद जूही वापस आई तो उसने देखा कि जूही की चाची और चाचा दोनों रुद्र की खातिरदारी कर रहे थे। बेचारे रुद्र को न जाने कैसे कैसे मिडिल क्लास फैमिली के बीच एडजस्ट करना पड़ रहा था। जूही को देखते ही रुद्र ने राहत की सांस ली और बोला, चलो चलते हैं। अरे बेटा, पर सीमा जी आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही जूही बोल पड़ी, चाची हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। उसके बाद वह रुद्र को खींचकर वहाँ से ले गई। गाड़ी में रुद्र कंसंट्रेट होकर ड्राइव कर रहा था और कमाल की बात तो आज ये थी कि जूही भी एकदम शांत बैठी बस विंडो से ही बाहर देख रही थी। रुद्र को आदत नहीं थी जूही को कभी भी इतना शांत बैठे देखने की, इसलिए वो उसे छेड़ते हुए उससे बोला, क्या बात है, आज तुम्हें कोई बात नहीं करनी है? नहीं, जब मैं बोलती हूँ तो तुम्हें तब प्रॉब्लम रहती है, अब मैं नहीं बोल रही हूँ तो तुम्हें अब भी प्रॉब्लम हो रही है। तुम ही डिसाइड कर लो, मैं बोलूँ या ना बोलूँ। जूही ने एक सांस में रुद्र की क्लास लगा दी। उसने साइड में गाड़ी रोकी और जूही से बोला, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो आज? तुम्हारी चाची ने तुम्हें डांटा है क्या आज? रुद्र के बात करने के तरीके से जूही समझ गई कि सीमा चाची की बातें रुद्र ने सुन ली थी दरवाजे के बाहर खड़े होकर। जूही की चुप्पी देखकर रुद्र बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, चाची ने नहीं डांटा मुझे, बस ऐसे ही मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। जूही ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया तो रुद्र समझ गया कि जूही उसे कुछ नहीं शेयर करना चाहती है, इसलिए वो चुप हो गया और वापस कार स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में वो दोनों मॉल ऑफ जयपुर पहुंचे। जूही इधर उधर घूमने लगी क्योंकि रुद्र एक इम्पॉर्टेंट कॉल में बिजी हो गया था। जूही को ब्राइडल शोरूम में एक लहंगा पसंद आ गया तो वो उस शोरूम के अंदर चली गई। जूही को शोरूम के अंदर आता देख एक खूबसूरत सी लड़की उसके पास आई और उससे बोली, हेलो मैम, मैं कुछ हेल्प करूं आपकी? मुस्कुराते हुए जूही बोली, मुझे ये लहंगा पसंद है, क्या प्राइस है इस लहंगे का? मैम, इसका प्राइस 1,50,000 है, उस लड़की ने जवाब दिया। तो जूही शोरूम के बाहर देखने लगी रुद्र को। वो उसे कहीं दिख नहीं रहा था तो उसने अपने बैग से फ़ोन निकाल कर उसका नंबर डायल किया। रुद्र का नंबर बिजी आ रहा था, मगर फिर भी वो उसे लगातार कॉल किए जा रही थी। ये रूडी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा है, जूही अपने मन में बोली। तो वो लड़की जूही से बोली, व्हाट हैपन मैम, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, एक्सक्यूज़ मी। जूही रुद्र को ढूंढने के लिए उस शोरूम से बाहर चली गई, मगर रुद्र उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। ये रूडी चला कहाँ गया मुझे छोड़कर? दादी को कॉल करती हूँ। रुद्र को कोसते हुए जूही ने जया जी को कॉल किया। 2 ही रिंग में उन्होंने जूही का कॉल पिक किया। हाँ बेटा, क्या हुआ? दादी, रूडी मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, आप पूछो ना उसे कि वो मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चला गया है। जूही जया जी से बोली तो उन्होंने उसका कॉल होल्ड पर डालकर रुद्र को कॉल किया। रुद्र अभी भी किसी दूसरी कॉल में बिजी था, मगर दादी का नंबर देखते ही उसने कॉल पिक किया। जी दादी, रुद्र ने नॉर्मल टोन में कहा ही था कि जया जी उस पर बरस पड़ी। जी दादी के बच्चे, जूही वहाँ पूरे मॉल में तुझे ढूंढ रही है और तू कॉल पर व्यस्त है, जा अभी के अभी उसके पास जा। दादी से डांट सुनने के बाद रुद्र को जूही का ध्यान आया। वो अपनी दादी की से सॉरी बोला और जूही को ढूंढते ढूंढते 2nd फ्लोर पर पहुँच गया। आई एम सो सॉरी जूही, मुझे एक ज़रूरी कॉल आ गया था, इसलिए मैं उस कॉल पर बिजी हो गया था। तुम बताओ, तुम्हें कुछ पसंद आया? रुद्र जूही को समझाने लगा तो जूही उससे बोली, तुम एक बार डिसाइड कर लो, तुम्हें शादी करनी है मुझसे या नहीं करनी है? जूही की बात सुनकर रुद्र उससे बोला, ऑफ कोर्स करनी है, बट तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हें ये याद ही नहीं रहता कि तुम्हारी लाइफ में मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है, मैं भी कुछ हूँ तुम्हारी लाइफ में, शादी होने वाली है हमारी। तुम्हें इन बातों का ध्यान ही नहीं रहता है, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी कॉल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये कहते कहते जूही की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसू पोंछकर जूही स्टेयर्स से नीचे चली गई और रुद्र अभी भी अपनी जगह पर ही जमा रहा। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर जूही को अचानक से क्या हो गया। दूसरी तरफ उसे अपनी दादी का भी डर था, क्योंकि अगर जूही के रोने वाली बात जया जी को पता चल जाती तो वो रुद्र की अच्छे से क्लास लगा देती। जूही को रोकने के लिए रुद्र नीचे ग्राउंड फ्लोर पहुंचा। जूही उसे कहीं नहीं दिख रही थी तो वो डर से बाहर चला गया उसे ढूंढने के लिए।
इस वक्त जूही मॉल के बाहर खड़ी टैक्सी का वेट कर रही थी। तभी रूडी की नज़र उस पर पड़ गई। वो भागते हुए उसके पास गया उसे रोकने के लिए। जूही, आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। जब मैं तुम्हारे साथ होऊंगा तो सारी कॉल्स इग्नोर कर दूंगा। नाउ हैप्पी, चलो अब अंदर चलते हैं। पहली बार रुद्र ने जूही को मनाया था तो वो मान गई और उसके साथ वापस मॉल के अंदर चली गई। चलो मेरे साथ, मैंने मेरी शादी के लिए एक ब्राइडल लहंगा पसंद किया है। जूही रुद्र को खींचकर अपने साथ उसी शोरूम में ले गई जहां उसने अपने लिए लहंगा पसंद किया था। जूही ने रुद्र को वो लहंगा दिखाया और उससे पूछा, कैसा लग रहा है ये लहंगा, मुझ पर अच्छा लगेगा? हाँ बहुत अच्छा है, तुम पर सभी कुछ अच्छा लगता है, तुम कुछ भी पहनो प्यारी ही लगोगी। रुद्र के विचार सुनकर जूही मुस्कुराने लगी और अपने लिए लहंगा पैक करवा दिया। ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद जूही और रुद्र शेखावत मेंशन पहुंचे जहां सीमा जी, ऋषि जी और रागिनी पहले से ही मौजूद थे। जूही दीदी और रुद्र जीजू आ गए। रागिनी एक्साइटेड होने का नाटक करते हुए बोली। उसका वो नाटक जया जी बहुत अच्छे से समझ गई थी, क्योंकि उस रागिनी के दिल में क्या है रुद्र के लिए वो तो सिर्फ वो ही जानती थी। आओ बच्चों बैठो, जया जी ने उन दोनों को कहा, मगर सीमा जी और रागिनी की नज़र सिर्फ शॉपिंग बैग्स पर ही टिकी हुई थी। जया जी ने उन दोनों की वो नज़रें पकड़ ली थी तो उन्होंने अपने घर की सर्वेंट से कहकर वो बैग्स रुद्र के रूम में रखवा दिए। तो जैसे कि मैंने कहा, अगले हफ्ते में मैंने मेरे बच्चों की सगाई करने का फ़ैसला किया है। सगाई शेखावत मेंशन में होगी। आ गई बात समझ में? जया जी ने मेहरा परिवार को अपना फ़ैसला सुनाया तो ऋषि जी ने हाँ में से हिलाया। रुद्र अपने रूम में आ गया। उसने सर्वेंट कमला से कहा, ये बैग्स यहाँ क्यों रखे तुमने? साहब, बड़ी मैडम ने कहा था मुझे ये सामान यहाँ रखने के लिए। कमला ने हिचकते हुए जवाब दिया और फिर वहाँ से चली गई। अब तो ये कमरा भी मेरा नहीं रहा। दादी तो मेरी ही दुश्मन बनकर बैठ गए हैं। मुझसे ज़्यादा प्यार तो उन्हें उस जूही से है। रुद्र गुस्से से बड़बड़ाने लगा। तभी उसका फ़ोन रिंग किया। उसका मैनेजर मानव उसे कॉल कर रहा था। हाँ बोलो, क्या अपडेट है? मेरी वो लड़की जिसका स्केच मैंने तुम्हें भेजा था? रुद्र ने मानव से पूछा। नहीं सर, मैंने हर जगह उस लड़की को ढूंढा मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई लड़की कहीं एग्जिस्ट करती होगी। भला किसी की आँखों से कैसे पता लगाया जा सकता है किसी लड़की का? पूरे फेस का स्केच अरेंज करो आप कहीं से तो मैं पता लगाऊँ उस लड़की का। मानव ने जवाब दिया। वहीं रुद्र को अजीब सी बेचैनी होने लगी जब मानव ने उसे ये जवाब दिया। कॉल एंड होते ही रुद्र ने अपने पिलो के नीचे से एक वाइट पेपर निकाला जो असल में किसी लड़की की सिर्फ आंखों का स्केच था। उस स्केच को निहारते हुए रुद्र बोला, एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा और हमेशा अपने पास रखूँगा। किसे रखोगे तुम अपने पास? दरवाजे पर खड़ी जूही की आवाज़ आई तो रुद्र ने हड़बड़ाते हुए वो स्केच वापस अपने पिलो के नीचे रख दिया और हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें रखूँगा अपने पास। बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। जैसे तैसे रुद्र ने जूही को बहला दिया। अच्छा तो ये बात है, दादी से कह देती हूँ मैं जाके कि अगले हफ्ते हमारी सगाई नहीं, वो सीधा हमारी शादी करवा दे। जूही रूम से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी रुद्र ने उसे रोक दिया और बोला, इतनी भी जल्दी नहीं है मुझे, मैं सब्र कर लूँगा क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। रुद्र जूही के एकदम करीब था। दोनों के बीच सांस लेने तक की भी जगह नहीं थी। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए जूही ने अपने हाथ रुद्र के गले में डाले और उसके कान में फुसफुसाई, ओके अगर तुम सब्र कर सकते हो तो मैं भी सब्र कर लूँगी। फ़िलहाल तो अगले हफ्ते हमारी बुकिंग है। ठीक है, अब तुम जाओ। मॉम ने अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। रुद्र ने जूही को जाने के लिए कह दिया तो उसे जाना पड़ गया। उसके जाने के बाद रुद्र खुद से बोला, आई एम सॉरी जूही, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे शादी कर पाऊँगा क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। आई नो ये बात जानने के बाद तुम्हारा दिल बहुत दुखेगा। शायद तुम मुझसे नफरत भी करने लगोगी, बट आई एम रियली वेरी सॉरी, आई कांट मैरी यू। यही सोचते हुए रुद्र नीचे हॉल में चला गया। हॉल में जया जी बैठी हुई थी। रुद्र को नीचे आता देख उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उससे बोली, वेरी गुड, आज तूने और भी जूही ने शॉपिंग निपटा दी। अब कल तुम दोनों सगाई के लिए अंगूठी पसंद करने जाओगी। ओके। रुद्र जूही के साथ अब और कहीं नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने बहाना बना दिया, दादी कल मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए मैं जूही के साथ नहीं जा पाऊँगा, फिर कभी चले जाएंगे हम। शट अप, जो मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। कल तू और जूही रिंग खरीदने जा रहे हो तो जा रहे हो, मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगी, समझा? समझा? जया जी ने रुद्र को का बहाना इग्नोर किया और अपना फाइनल ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद रुद्र चाहकर भी मना नहीं कर पाया अपनी दादी के फैसले को हमेशा की तरह।
वहीं रुद्र के रूम में रागिनी रुद्र के बेड के पास खड़ी थी, हाथ में वही स्केच लिए जो थोड़ी देर पहले रुद्र ने पकड़ा हुआ था। ओह, तो ये बात है, रुद्र सिंह शेखावत को कोई और लड़की पसंद है। ये बात तो प्यारी जूही दीदी को पता होनी चाहिए। कितना मज़ा आएगा जब उनका दिल टूटेगा, मुझे तो सुकून मिल जाएगा। लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं, क्योंकि इतना अच्छा सुनहरा मौका रागिनी मेहरा अपने हाथ से यूं ही थोड़ी ना जाने देगी। अब मैं बनूंगी यूजी की दुल्हन। उस जूही की आंखों के सामने रुद्र मेरी मांग भरेगा और फिर मैं कहलाऊंगी मिसेस रागिनी रुद्र सिंह शेखावत। रागिनी ने उस स्केच के ज़रिए अपने मन में बहुत ही शानदार ख्याली पुलाव बना लिया था, जो असल में बहुत बेस्वाद था। रागिनी ने अपने फ़ोन में उस स्केच की पिक्चर ली और फिर वापस उस स्केच को रुद्र के तकिए के नीचे रख दिया। अगला दिन जूही नहीं चाहती थी कि रुद्र उसे लेने के लिए मेहरा हाउस आए, इसलिए वो खुद ही शेखावत मैंशन आ गई। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे, सब लंच कर रहे थे। जैसे ही जया जी और बाकी सबकी नज़र उस जूही पर पड़ी तो सबके मुंह बन गए, यहाँ तक कि रुद्र का भी, सिवाय जया जी के। जया जी ने जूही को अपने पास बुलाया और साथ में लंच करने को कहा, मगर उसने मना कर दिया और हॉल में जाकर बैठ गई। रुद्र ने अपना लंच आधे में ही छोड़ दिया और नैपकिन से अपने हाथ साफ करके अपने रूम में चला गया। रुद्र को अपने रूम में गए हुए काफ़ी समय बीत गया, मगर नीचे नहीं आया। तो जया जी जूही से बोली, जूही जा बेटा, तो रूडी से के ही रूम में चली जा। मगर तभी उनकी बहू और रुद्र की माँ अंतरा तपाक से बोली, क्यों चली जा, ये अभी इस घर की बहू बनी नहीं है, मैं लेके आती हूँ मेरे बेटे को। रुद्र की माँ उसे लेने के लिए उसके कमरे में जा ही रही थी कि उन्होंने देखा कि रुद्र अपनी पॉकेट में हाथ डाले सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। चलो रुद्र जूही से बोला और फिर वो दोनों बार्गिंग में चले गए। कुछ ही देर में वो दोनों ज्वेलरी शॉप में पहुंचे। जूही को वहाँ एक से एक अंगूठियाँ पसंद आई, मगर सारी की सारी अंगूठियाँ बहुत महंगी थी। वहीं रुद्र को रिंग पसंद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो जूही की कोई हेल्प करना चाहता था। रुद्र इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाने लगा, तभी उसका फ़ोन रिंग किया। उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, तो उसने वो कॉल इग्नोर कर दिया, मगर उस नंबर से उसे लगातार कॉल आने लग गए। इसलिए कॉल को पिक करने के लिए रुद्र स्टोर से बाहर चला गया। रुद्र को वो कॉल पिक करने ही वाला था कि अचानक से उसकी नज़र बुर्का पहने हुई एक लड़की की आंखों पर पड़ी। वो लड़की किसी लड़के से बात कर रही थी। उस लड़की की आंखें बिल्कुल उसी स्केच से मिल रही थी जैसे उस स्केच में वो आगे थी। वो बुरके वाली लड़की वहाँ से जाने लगी तो रुद्र भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। रुको, रुद्र उस बुरके वाली लड़की को आवाज़ लगाने लगा, मगर वो उससे दूर भागने लगी। भागते भागते वो लड़की एक पतली सी गली में जा पहुंची और रुद्र भी उसके पीछे पीछे जा पहुंचा। आखिरकार वो बुरखे वाली लड़की रुद्र की पकड़ में आ ही गई। रुद्र उस लड़की का चेहरा देखने के लिए बुरका हटाने ही वाला था, मगर उस लड़की ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। वो लड़की रुद्र के आगे गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो काफ़ी डरी सहमी सी लग रही थी, जैसे कोई उसे बहुत टॉर्चर करता हो, उसे धमकाता हो। रुद्र को उसकी खूबसूरत सी आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए उसने अपनी इंडेक्स फिंगर से उस लड़की के आंसू पोंछे और धीमे से बोला, डरो मत, तुम बस एक बार अपना चेहरा दिखा दो मुझे, आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हें। नहीं दिखा सकती मैं आपको मेरा चेहरा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वो बुरखे वाली लड़की रुद्र के आगे गिड़गिड़ाने लगी, अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर रुद्र ने उसकी बाजू पर अपनी पकड़ उतनी ही तेज़ कर ली। मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही रहूँगा। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। पिछले 2 महीने से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। ये बोल रुद्र ने उसके चेहरे से बुर्का हटा दिया और हैरान होते हुए बोला, तुम। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें आगे की स्टोरीज़ के लिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।